गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर करंट अफेयर्स और अन्य एग्जाम के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जो मैं बुक कवर कर रहा हूँ। आपको पता है चक्षु पब्लिकेशन की जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। पहला प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची है। तो यातुधान आपका अग्नि या आग का पर्यायवाची है। देखिए थोड़ा सा अनकॉमन है, मैं कुछ और आपको आग के पर्यायवाची बता देता हूं जो लगातार एग्जाम्स में पूछता रहता है। एक देखिए जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पर्यायवाची है, एक है वैश्वानर। जो थोड़े से अलग से शब्द है वो मैं आपको बता देता हूं। वैश्वानर आपका अग्नि का ही पर्यायवाची है। हुताशन, ठीक है, हुताशन भी काफी ऑप्शन में दिया रहता है। हुताशन अग्नि का पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु सखा ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अलावा कृशानु, कृशानु ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। और दव तो आप समझते होंगे, जो जंगल में लगने वाली आग है उसके लिए दावानल यूज करते हैं, तो ये भी उससे संबंधित है। पावक हो गया। एक अनल शब्द बहुत पूछता है, अनल। अनल होता है आपका अग्नि और एक होता है अनिल। अनिल जो शब्द होता है ये हवा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे आग के। अब बात करें अश्व के। अश्व या घोड़े के भी पर्यायवाची काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। है, वाजी, तुरंग, घोटक। घोटक देखिए काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा सैंधव, सैंधव भी एक अच्छा पर्यायवाची है जो आता रहता है। और एक रविसुत, रविसुत ये भी पर्यायवाची आपका घोड़े का है। निशाचर होता है आपका कौन, राक्षस के लिए यूज किया जाता है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है कि रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको निशाचर कहा जाता है। इसके भी कुछ पर्यायवाची पूछता रहता है, जैसे दैत्य, दानव, राक्षस। और कुछ बता देता हूं, निशाचर की तरह एक और होता है निशीचर, ये भी आपका दानव का पर्यायवाची है। और एक होता है शंबर। शंबर थोड़ा सा नया शब्द है, इसको देख लीजिए। शंबर ये भी आपका राक्षस का पर्यायवाची है। और एक असुर तो आपने सबने सुना ही होगा। तो ये कुछ अन्य पर्यायवाची थे। अगला देखते हैं, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपने देखा ही होगा, जब कोई वस्तु दान दी जाती है उसका सेंस हमेशा के लिए निकलता है, और इस सेंस में हमेशा संप्रदान कारक यूज किया जाता है। तो ये संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे कभी कभी ये कहता है कि सर्दियों में उसने गरीबों को कंबल दान में दिया, तो इसमें भी आपका संप्रदान कारक का सेंस निकलता है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। तो हमने रस की बात की थी। देखिए रस अगर सामान्य भाषा में समझे तो इसका अर्थ अगर आप देखेंगे तो अर्थ है स्वाद। मतलब जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं या किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के 4 भाव होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये हमने पहले सबसे प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 8 रसों की रचना की गई थी, लेकिन वर्तमान में टोटल अब हमारी हिंदी में 11 रस माने जाते हैं। अगर आप पीएन पांडे सर की किताब पढ़ेंगे तो उसमें 11 ही आपको दिखेंगे। श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो अगर आपसे पूछेगा विभत्स का विरोधी पूछा है, तो देखिए विभत्स रस जो होता है इसका स्थायी भाव होता है घृणा या निंदा करना। तो अगर आप इसका विरोध देखेंगे तो निंदा का अर्थ क्या होगा, घृणा का प्रेम करना। तो आपका जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। तो यही इसका आंसर है, श्रृंगार रस इसका अपोजिट या विरोधी होगा। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो ये 8 अध्याय हैं जिसको इसको बोला जाएगा अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो यहां पर आपको देखेंगे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था जहां पूर्व पद और उत्तर पद यानी प्रथम और द्वितीय पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो यहां पर आपका बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास हम बात कर चुके हैं, जहां पर प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। बहुव्रीहि मैं आपको बता चुका था, जैसे नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, शिव जी के लिए यूज होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर बहुव्रीहि समाज के ये कुछ एग्जाम्पल है।
कर्मधारय समास कहां पर होता है? जहां पर पहला पद आपका विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। मनुष्य के डैश पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो इसमें हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? मनुष्य के एकांत पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक साथी होती हैं। तो एकांत यहां पर सही होगा, यहां पर में आएगा आपका, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मनुष्य के एकांत में। शुद्ध वाक्य है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, गलत है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे या करना होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब ऑप्शन बी और सी बचता है। यहां पर देखिए जो सी ऑप्शन है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये ज्यादा बेहतर यहां पर ऑप्शन है। आगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए बी सी डी और त्रुटि रहित होने पर डी का चिन्ह लगाएं। तो इसमें इस कौन सा त्रुटिपूर्ण है? किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी है, किसी भी मार्ग में कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। तो ग्रंथ का देखिए निर्माण नहीं होता, ग्रंथ की रचना की जाती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो इसमें जो सही सेंटेंस है वो है ऑप्शन बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। माफ कीजिए, इसमें देखिए जो मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं होगा, इसमें आएगा मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए। और यहां पर जो दूसरा तुम्हारी है ये नहीं आएगा, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। नवा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है? तो संघर्षी इसमें से कौन सा है? आपका जो हा व्यंजन है ये संघर्षी व्यंजन है। और संघर्षी में भी ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा होती है वो वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है, तो संघर्षी इसीलिए इसका नाम निकला है। तो हा जो व्यंजन है उसमें और एग्जाम्पल है शा, सा, षटकोण वाला शा और हा। तो ये 4 इसके एग्जाम्पल और हैं, 3 एग्जाम्पल और हैं। हा तो आपका प्रश्न में दिया हुआ ही है। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी आपके लिए यूज होता है धरती के लिए, ठीक है, धरती या पृथ्वी के लिए यूज होता है। तो इसका विरोध आपका अपोजिट क्या होगा? अंबर होगा या विलोम शब्द अंबर होगा। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, पो प्लस अन। ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका कौन सी संधि का उदाहरण है? ये अयादी संधि का उदाहरण है। इसके कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देकर समझाऊं, जो आता है ने प्लस अन क्या हो जाएगा? नयन, ठीक है। इसका देखिए रूल क्या है, अगर आपका ए ए ओ औ के बाद इन्हें छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर ए होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, ए के स्थान पर आय होगा और ओ के स्थान पर आ होगा। तो ए आय अव आव इसको बोला जाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पो है यानी ओ है, तो ओ के स्थान पर क्या होगा? अव हो जाएगा। यानी पो का क्या आ के साथ मिलेगा तो क्या होगा? ओ जब आपका आ के साथ मिलेगा तो अव बन जाएगा, यानी प प्लस अ व और ना। तो आ इस पा को पूरा कर देगा तो पवन आपका शब्द बन जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अयादी संधि का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। निह कलंक का सही संधि विच्छेद या सही संधि शब्द कौन सा है? तो ये आपका होगा निष्कलंक। तो इसमें से सबसे सही कौन सा है? वर्तनी में भी पूछता रहता है। तो देखिए जो ये है 12वां, तो इसका सही शब्द है निष्कलंक। ये षटकोण वाला शा आधा आपका हो जाएगा। देखिए रूल क्या है, यदि विसर्ग के बाद, जैसे यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर आपका छोटी ई या छोटा ऊ हो तो विसर्ग के बाद आपका का खा पा फा हो, ठीक है, का खा और पा फा हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? आपका षटकोण वाला शा बना देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे विसर्ग से पहले नी यानी छोटी ई है और विसर्ग के बाद आपका क्या है? मैंने आपको बताया का खा पा फा हो, तो
विसर्ग के बाद का है, दोनों मिलकर आपका श बना देंगे, लेकिन श पूरा नहीं होता इसलिए श आपका इसमें आधा ही आएगा। तो निष्कलंक आपका ये सही है। कुछ और बताऊं अगर, तो दुह प्लस पान तो दुष्पान, निहि प्लस फल निष्फल, दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति। ये कुछ और इसके अन्य एग्जाम्पल है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, गलत है। तूफान आने का संदेह है, संदेह नहीं होता, आशंका होती है। ठीक है, तूफान आने की आशंका है। देखिए इसको याद रखिएगा, ऐसे कई बार आ चुके हैं संदेह और आशंका वाले। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेंटेंस करेक्शन वाला आता है तो उसमें ये काफी दिखता है आपको, संदेह और आशंका। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ये बिल्कुल ठीक है। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर कह रहा है एकमात्र और यहां पर कह रहा है दो कारण, तो ये आपका गलत है। तो सी इसका सही आंसर होगा। किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है, यानी गला, और तालु मतलब जो मुंह के ऊपर का हिस्सा होता है आपके। तो जो ए और अय है, ठीक है, छोटा ए और बड़ा ए जिसको बोलते हैं, ए और अय, ये आपके कंठ तालु से निकलते हैं। ओ और औ जो है वो कंठ ओष्ठ है, कंठ और होठों से मिलकर निकलते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसमें देखिए आपका पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया आपकी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौटिल्य का विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, इसका होगा आपका आर्जव। अगर बात करें मृदुलता का, तो मृदुलता का क्या होगा, कठोरता। और आर्तव का क्या होता है, ये भी पूछा हुआ है, इसका होता है अनार्तव। ठीक है, अनार्तव, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्शास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, तो कल भी हमने ऐसा किया था। तो इसमें आपको पता है, साफ दिख रहा है कौन सी संधि का उदाहरण है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका जो होगा सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो नाम से ही जैसे स्पष्ट है रौद्र, तो इसका क्या होता है, क्रोध इसका स्थायी भाव होता है। मैंने सारे आपको रस के नाम वगैरह और उनका स्थायी भाव बताया है पहले ही। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, तो संरचना के लिए कौन सा, देखिए संरचना मतलब आपका रचना विन्यास, ठीक है, संघटना, इसके अलावा विरचित। लेकिन जो आपका उद्भावना शब्द है ये इसका कोई मतलब नहीं होता, अनेकार्थी शब्द का ये क्वेश्चन है। उद्भावना कोई आपका संरचना शब्द से संबंध नहीं है। अब देखते हैं पैसेज। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशिता, निरंकार व्यवहार और इसका योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति सम्मान की दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व के नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, तो इन सभी में अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो किस प्रकार की समानता आपको दिखाई देगी। सभी ने क्या किया है, आपका मानव कल्याण किया या सोशल वेलफेयर किया है। दो, कौन सा शब्द भिन्न है या इसमें से कौन सा शब्द अलग है। मनुष्यता, मित्र, मित्रता और वीरता। तो इसमें आप देखेंगे जो मित्र शब्द है ये आपका अलग है, बाकी सभी में आपका ता प्रत्यय लगा के शब्द बना है, मित्र आपका अकेला है। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति कैसी दृष्टि का भाव होना चाहिए, समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभी उपसर्ग है
जो मैंने बताया था शब्द से पहले लगते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें अनीय प्रत्यय, अनीयर इसमें गलत प्रिंट है, अनीय होगा खाली, तो रम प्लस अनीय, ये इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन ए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्मो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो आपका हनुमान चालीसा के शुरू में ये आता है दोहा। तो ये दोहे का उदाहरण है। दोहा देखिए क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। पहला और जो तीसरा चरण होगा इसमें 13-13 मात्राएं आएंगी। दूसरा और चौथा जो चरण होगा इसमें 11-11 मात्राएं आती हैं। तो ये आपका दोहे का एग्जाम्पल है। टोटल इसमें 24 मात्राएं आपको दिखेंगी एक चरण में। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंतिम आएगा इसमें क्लीव, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है एग्जाम्स में, 2 बार आ चुका है। 28वां, चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो देखिए जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद आपके समान रूप से प्रधान होते हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो चराचरम में आपके दोनों पद प्रधान है, वहां पर द्वंद्व समास होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा तरीका है अगर आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो? तो वाक्य प्रयोग, वाक्य में अगर आप डालेंगे तब आपको सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मुहावरे भी अगर आपने देखे होंगे, मुहावरों का अर्थ आपका वाक्य प्रयोग से ही काफी ज्यादा स्पष्ट होता है। भाषा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो भाषा शिक्षण की पद्धति इसमें से कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली। लेकिन देखिए अभिक्रमित अनुदेशन ये आपकी इसकी पद्धति नहीं है, बाकी तीनों आपके भाषा शिक्षण की पद्धति। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूं हमेशा की तरह। 31वें का आंसर है बी, 32वें का आंसर है सी। एक सर का कमेंट कल मेरे पास आया था, मैं उनको रिप्लाई दे नहीं पाया था, मैं कमेंट मैंने उनका पढ़ लिया, आज मैं उनको रिप्लाई दे दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपके जो रीजनिंग के प्रश्न आपने पूछे हैं उसका आंसर दे दूंगा। 33 की बात करें तो 33वें का आंसर है ए। 34वें की बात करें, 34वें का आंसर है सी। 30, 35वें की बात करें, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हर सेट में एक प्रश्न इन्होंने इस तरीके का डाला है। तो इसकी बात करें तो डी, क्योंकि देखिए ए आपका कहीं भी पूरे स्पेलिंग में नहीं है। अभिलेख, हाँ अखिलेश, सॉरी अखिलेश शीशु से लंबा है, तो ये आपका सबसे लंबा कौन है इस तरीके वाला प्रश्न है, तो इसमें अखिलेश सबसे लंबा है। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। 37वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा आपका ए। 38वां, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 38वें का जो सही है वो है ए। 39वां, निम्न नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? तो 39वें का जो सही ऑप्शन है वो है डी। अगला देखते हैं, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो 40 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। 41वें की बात करें तो 41वें का सही आंसर है, एक शब्द वाला जो प्रश्न है ये पूरा पहले प्रश्न देख लीजिए। पॉज कर कर आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है 41 का वो है बी। तो ये प्रश्न देखिए इसमें अधूरा है, इसमें ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए और थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी है, इसको आप रहने दीजिए। मुझे मिलेगा सॉल्यूशन या ढंग से प्रश्न पूरा मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें पूरा दिया हुआ नहीं। अगला 42 देखते हैं। 42 का है आपका ऑप्शन डी। 43 देखते हैं, किस कूट भाषा में या किसी कूट भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जाता है? CIVSYRO, अगर आपको दिख नहीं रहा मैं बता देता हूँ, CIVSYRO ये लिखा जाता है आपका विक्ट्री को। तो उसी कूट भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा? TRAITOR, इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसका सही आंसर है डी। 44वां पासे वाला जो प्रश्न है इसका आंसर है सी। 45वां जो इसका अंतिम प्रश्न है इसका आंसर है डी।
ठीक है, तो यही हमारे रीजनिंग के प्रश्न थे। अब देखते हैं हम सामान्य जानकारी के प्रश्न। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए होगा तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? तो देखिए मैग्नीफाइड इमेज बनती है, यानी आवर्धित अर्थात बड़ी इमेज आपकी बनेगी, बहुत बड़ा। अच्छा प्रश्न है ये भी। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1469 में तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में, जिसको ननकाना साहिब अब बोलते हैं, वहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और आपको पता है सिखों के टोटल सिख जो धर्म है उसमें 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव ही थे। गुरु नानक देव जी के एक बहुत प्रिय शिष्य थे भाई लहना। भाई लहना, इन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो और बाद में यही सेकंड सिख गुरु मैंने, जिनका नाम है गुरु अंगद, इन्होंने ही अपना नाम बाद में गुरु अंगद रख लिया था। तो इनको या इस नाम से जाना गया बाद में। तो सेकंड गुरु है गुरु अंगद और पहले हैं गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव जी के बारे में प्रश्न ये पूछ लेता है कि कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर के। ठीक है, बाबर के ये समकालीन थे, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछता रहता है। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, अगर आपसे हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि मृत्यु कहां पर हुई थी, तो 1539 में, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, करतारपुर। करतारपुर कॉरिडोर आपने देखा भी होगा, पाकिस्तान में चर्चा में था। और जो सिख धर्म आपने देखा होगा, गुरुद्वारे वगैरह में लंगर चलता है, तो लंगर की जो प्रथा थी वो भी गुरु नानक देव जी ने ही शुरू की थी। तो इस वजह से ये इनसे कुछ संबंधित फैक्ट्स हो गए। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? महिंद्रा इंडिया का है, इंफोसिस इंडिया की है, आदित्य बिरला ग्रुप भी इंडिया का है। तो यूनिलीवर जो है ये देखिए इंडियन कंपनी नहीं है, नाम है जरूर है इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन ये एक ब्रिटिश कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया है आपका? 2013 में ये आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, अभी ये करंट अफेयर्स में भी न्यूज में है। हम्पी जो है, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर कर्नाटक में ये स्थित है और यहाँ पर विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था उसके अवशेष हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष जो मंदिर है ये अभी न्यूज में था, क्योंकि लगातार बारिश के कारण इसकी छत का एक हिस्सा ढह गया था, इस वजह से ये चर्चा में था। तो ये कर्नाटक में उपस्थित एक जगह है और विजयनगर साम्राज्य के हमें अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। कौन सी नदी के किनारे है, एक बार ये पूछ लिया था, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? काफी पुराना है, लेकिन ये तमिलनाडु में ऐसा किया गया था। जो वहां की मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उन्होंने वर्ष 2001 में ये कानून पारित किया था कि सारे घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। और आप उसका आज परिणाम देख रहे हैं। जो हीट वेव्स इतनी इंडिया में चल रही हैं, उसके लिए हमें वाटर कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में कहीं ना कहीं पानी की कमी जरूर होगी। माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है? तो फीमेल जो चाइल्ड आपकी होती है, मेल और फीमेल, क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, एक में 2 होते हैं, तो आपका 23 पेयर मतलब 46 होते हैं टोटल। उसमें देखिए जो XX और XY होता है, ये निर्धारित करता है आपका कि बच्चा है मेल है या फीमेल है। तो जो फीमेल्स होती हैं वो XX जिनमें युग्म होता है वो फीमेल होते हैं, XY जो युग्म होता है ये आपका मेल्स का युग्म होता है, मेल। तो आपका XX ऑप्शन इसका सही होगा, बी। 53, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी बासीपन का कारण है? आपके खाद्य पदार्थ खराब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर आप फलों को देखिए, स्पेशली गर्मियों में अगर खुली हवा में रखेंगे या फ्रिज के बाहर रखेंगे तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन फलों का होने लगता है और वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन उसमें होती हैं। आपने कभी देखा होगा सेब को अगर आप काट कर खुली हवा में रखेंगे, थोड़ी देर में उसका रंग भी पीला होना शुरू हो जाता है। तो ये सब आपके इसी कारण से होते हैं। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के कारण आपके खराब होते हैं। इसीलिए फ्रिज में देखिए जब प्रश्न आता है कि रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुएं ज्यादा लंबे समय तक टिक पाती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? बहुत लो टेम्परेचर पे, क्योंकि जो नीचे का आपका फ्रीजर रहता है वहां पर 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। इस लेवल पर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती। तो इसीलिए कारण है कि रेट ऑफ
जो डिके है वहां पर कम होता है फ्रिज में। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है। रस्किन बॉन्ड देखिए बहुत फेमस राइटर है, मसूरी में रहते हैं। अभी करंट अफेयर्स में ये भी चर्चा में है, जो भारत की साहित्य अकादमी है उसके द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप। तो उससे अभी रस्किन बॉन्ड सर को साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया है, इसलिए ये चर्चा में भी थे। अगला, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आपका जिम्मेदार है? तो बहुत सबसे बड़ा दिक्कत है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के लिए आपको पता होगा 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल आपकी एक जगह है कहां पर? कनाडा में। वहां पर ये साइन हुआ था 1987 में। और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, यानी जो ओजोन परत को खराब करते थे, उसको रोकने के लिए, उसको फेज आउट करने के लिए ये किया गया था। और देखिए दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी अभी तक इसको माना जाता है, क्योंकि ओजोन परत का जो क्षरण है वो धीरे धीरे अब कम हो गया है और कुछ अगले आने वाले सालों में अपने आप को पूरा वो रिस्टोर कर लेगी। ओजोन परत आपको पता है बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणें सूरज से आती हैं, अगर सीधे हमारी स्किन पर पड़ेंगी तो हमारी इसको स्किन कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो सीधे जो ओजोन लेयर है हमें डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आने से बचाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें क्या सबसे खतरनाक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, जो क्लोरीन है। क्लोरीन देखिए क्या करती है, ये जो ओजोन परत है, क्योंकि ओजोन एक ट्राई एटॉमिक गैस है, ओजोन के ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम होते हैं, तो इसको ये तोड़ना शुरू कर देती है। जब ओजोन लेयर का टूटना शुरू होता है तो जो सूरज है या सूरज की किरणें डायरेक्टली हमारी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाती हैं, और इसी को बोला जाता है कि ओजोन होल बन रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पूछता रहता है। अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैंने बुक भी आपको बताई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनका उपन्यास था जिसके लिए इन्हें ये मिला था। 1997 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अमीबा निम्नलिखित में से किस किंगडम से संबंधित है? तो अमीबा आपका प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है और ये प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। हरियाणा हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन देखिए कपिल देव जी को बोला जाता है, क्योंकि इनका संबंध हरियाणा स्टेट से है और भारत के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, इवन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे, और 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो इन्होंने जिताया था भारत को। निम्नलिखित में कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया इससे संबंधित है। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय में विकसित हुई? तो गांधार जो कला है वो कुषाण साम्राज्य के समय में विकसित हुई। देखिए भारत में जो मूर्ति कला का उदय है वो कुषाण साम्राज्य के टाइम से ही माना जाता है। मूर्ति कला स्पेशली जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां थी। 2 स्कूल हुआ करते थे, 2 क्षेत्र हुआ करते थे। एक हुआ करता था गांधार, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था भारत का, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था वहां पर, और दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ज्यादातर इंडियन फीचर मिलते हैं, लेकिन जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें आपको ग्रीक और रोमन, जो ग्रीक और रोमन साम्राज्य था उसके फीचर्स आपको बुद्ध की मूर्तियों में देखने के लिए मिलेंगे। आपको पता है कुषाण वंश के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट किया था, क्योंकि इस साल इनका राज्यारोहण हुआ था। तो कुषाण वंश आपका बेसिकली एक सेंट्रल एशियन या मध्य एशिया की ट्राइब थी, यूएची ट्राइब या यूची ट्राइब भी इसको बोला जाता है। यूची ट्राइब की एक ब्रांच थी। तो इन्होंने भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया, और मूर्ति जो प्रथा थी या स्कल्पचर का जो काम था वो इनके टाइम में काफी अच्छा हुआ। इनके सिक्के भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। आगे, अशोक के शिलालेखों में से किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया? तो अशोक के देखिए जो शिलालेख है हमें 2 लिपि में ज्यादातर मिलते हैं। एक मिलते हैं हमें ब्राह्मी लिपि में, जो इंडियन पार्ट है वहां पर ज्यादातर हमें ये ब्राह्मी लिपि में देखने के लिए मिलते हैं। जो भारत का या हम कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर हमें ये खरोष्ठी लिपि में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ये ब्राह्मी लिपि में ही आपको इंडियन मेन लैंड में देखने के लिए मिलेंगे। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको डिकोड किया है। उत्तर प्रदेश में देखिए अशोक के बहुत सारे पिलर्स हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, एक बार हम उत्तर प्रदेश के पिलर्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे अगर एग्जाम में पूछे आपकी तैयारी अच्छी रहे। ये देखिए पूरा अशोकन पिलर्स हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास स्थित है, यहाँ पर लॉ एंड कैपिटल जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, जो हमारे अशोक की लाट है, वो यहीं पर मिलेगा आपको सारनाथ में।
इसके बाद था आपका संकिसा। संकिसा में आपको एलिफेंट कैपिटल, आपने देखा होगा पिलर के ऊपर अलग अलग जानवर को उत्कीर्ण कराया गया था, तो यहाँ पर जो एलिफेंट है वो संकिसा में आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में अगर बात करें तो ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। कौशाम्बी और अहरोरा का जो रॉक एडिक्ट है वो या शिलालेख है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे वर्तमान में। कौशाम्बी तो प्रयागराज के पास है और आपका जो मिर्जापुर है ये अहरोरा इसमें पड़ता है। इसके अलावा मेरठ में यहां से भी आपको पिलर मिला है। इस पिलर को लेकर दिल्ली कौन आया था, इसको लेकर आए थे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। और जो कौशाम्बी वाला पिलर था इसको प्रयागराज या इलाहाबाद लेकर कौन आया था, जहांगीर। ठीक है, इसमें अशोक की इंस्क्रिप्शन की, अशोक के शिला जो मैसेज है उसके साथ साथ समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की जो एक्सपेडिशन है, समुद्रगुप्त की जो साउथ पर चढ़ाई की गई थी उसका जिक्र भी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। इसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है ये? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, नाम था हरि सेन। और गुप्त वंश के शासक थे, आपको पता है गुप्त वंश की जो शासक भाषा शैली थी वो कौन सी थी, वो थी संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में ही इस पर ये लिखा गया है। ये फैक्ट कुछ याद रखिएगा। इसके अलावा प्रयागराज इलाहाबाद का जो पिलर एडिक्ट है 1 से 6 वो इलाहाबाद में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यही सारे कुछ अशोक के पिलर्स हैं जो यहाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव सर थे। बाकी देखिए जो तीनों मेंबर हैं ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। तो ये सारे BR अम्बेडकर सर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के या प्रारूप समिति के चेयरपर्सन थे, गोपाल स्वामी भी उसके मेंबर थे और KM मुंशी सर भी उसके मेंबर थे। हमें इसमें से अब करेक्ट मैचिंग ढूंढना है। चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र में नहीं होती, चंदेरी साड़ी आपको MP में देखने के लिए मिलेगी। अरनमुल्ला कन्नाडी कर्नाटक, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, ये सही है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, कनी शॉल गुजरात, ये गलत है। तो देखिए जो कनी शॉल है ये कश्मीरी कनी शॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, कश्मीरी कनी शॉल तो ये जम्मू कश्मीर में होता है, ये गलत है। तो देखिए ये होता अरनमुल्ला जो कन्नड़ी है ये क्या होता है, ये हैंडमेड मिरर्स होते हैं, हाथ से निर्मित शीशे होते हैं। तो एक जगह है केरल में पत्थना मथिट्टा, ठीक है, पत्थनम ठिट्टा, वहां पर आपको ये मिलेंगे। तो ये केरल का उत्पाद है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इससे संबंधित और फैक्ट्स हो गए। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मूल कर्तव्य ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। अनुच्छेद 51A ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ओरिजिनल में या शुरू में इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वर्तमान में 11 है। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है, आपको पता होगा मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। इसके पर्यावरण में सबसे ज्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है इंस्टॉलेशन। 67 कंप्यूटर के संदर्भ में रैम से क्या तात्पर्य है? तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में घड़ी की गणना या क्लॉक सेकंड किस मात्रक में की जाती है? तो ये गीगाहर्ट्ज में की जाती है। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो आपका फोरट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। CTRL ऑल्ट तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां होती हैं? तो ये मॉडिफायर कुंजियां कहलाती हैं। ठीक है, मॉडिफायर कुंजियां। F1 F2 ये आपकी फंक्शन कीज कहलाती हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका पहला ऑप्शन। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किस प्रकार नापा जाता है? तो देखिए डायगनली इसको नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। डायगनली आपका जो टीवी वगैरह भी होते हैं 43 इंच 55 इंच वो डायगनली ही नापते हैं। ये मान लीजिए स्क्रीन है तो इस तरीके से इसको नापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार नापा जाता है? डायगनली। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डेटा रखने वाली
स्टोरेज क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। माफ कीजिए। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो आपका बेसिकली दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दो, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन है? तो ये आपका, तो 1642 में ब्लेस पास्कल ने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज आपकी की थी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका 1976 में बना है। ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो कौन सी माउस टेक्निक है? राइट क्लिक। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो टोटल फंक्शन कीज आपकी कितनी होती है? F1 से F12 तक, यानी 12। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी आपकी क्या होती है? एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में आप पीडीएफ, हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग ये पीडीएफ देख रहे हैं, अगर इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल लेंगे तो वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो एक प्रिंटेड आउटपुट आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की इसमें से कौन सी परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो जो वर्षाजनक है, ये आपकी एक परियोजनाओं में से एक नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो इसको बोला जाता है काला नमक। उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है। इसके अलावा देखिए, चावल तो ये है, एक और वीट की किस्म अभी चर्चा में है, नाम है काठिया वीट। काठिया वीट या काठिया गेहूं, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड। और इसको अभी जीआई टैग मिला है, अभी 2024 में ही इसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? तो हमारा जो सीड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट है वो कहां पर स्थित है? ये आलमबाग लखनऊ में स्थित है। और अगर इसकी बात करें तो अक्टूबर 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और पूर्ण रूप से 1977 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश में भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एसोचैम यूपी की स्थापना 1994 में की गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी के मोदी। बी के मोदी जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल के उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से कौन सी जगह प्रसिद्ध है इस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। फिर देखिए अगला प्रश्न, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कलाकृतियों के लिए। चमड़े का जो मेन काम है वो कहां पर मिलेगा? आपको कानपुर में मिलेगा। और इसके अलावा आगरा में भी इसका कुछ काम हमें देखने के लिए मिलता है। टेक्सटाइल वगैरह बनारस में आपने देखा होगा, बनारस की साड़ियां, वहां पर काफी ज्यादा ये काम है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद या ढोलक बनाने की 300 से छोटी बड़ी इकाइयां? तो देखिए अमरोहा की ढोलक जो है बहुत ज्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। मुरादाबाद के पास ही स्थित है अमरोहा, इवन मुरादाबाद मंडल में ही पड़ता है। तो यहां पर ढोलक का कार्य काफी ज्यादा प्रचलित है। जौनपुर का क्या फेमस है? अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद देखेंगे तो ऊनी दरी, ऊनी दरी बहुत ज्यादा जौनपुर की फेमस है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? तो वहां लोकल भाषा में इसको कार चोबी बोला जाता है। ठीक है, कार चोबी। ये अच्छा प्रश्न है, देखिए थोड़ा अलग सा प्रश्न है। इखलास खां का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 1690 में, 1690 में नवाब इखलास खां की जो पत्नी थी उनकी याद में इखलास खां ने कराया था। अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो क्या बोला जाता था उनको? आपको देख सुना भी होगा आपने, नवाब वाजिद अली शाह,
ठीक है, नवाब सफदरजंग, तो नवाब की उपाधि उन्होंने अपनाई थी। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है? तो इसमें किसने बनवाया है? असफुद्दौला ने। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहां पर स्थित है? ये भी आया हुआ प्रश्न है, आपका लखनऊ में स्थित है। इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आप ये देखिए, गिद्दा है। गिद्दा जो है ये आपका पंजाब का नृत्य है, ठीक है, पंजाब का। बाकी रामलीला होती है उत्तर प्रदेश में, दशहरे के टाइम पर काफी होती है। रासलीला आपके ब्रज रीजन में होती है, अहीर आपका अहीर कम्युनिटी द्वारा ये किया जाता है। उत्तर प्रदेश में काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर मैं आपको बता चुका हूं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। ये 3 शहर आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे कौन सा है? आपका अयोध्या है। यमुना के किनारे आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला आपका कहां पर लगता है? ये गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। पहले गाजियाबाद में आता था, ये अब हापुड़ जिले में आता है, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक बहुत फेमस तीर्थ है ब्रज घाट। आगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? टोटल 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं? 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुछ कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल है। ये सेम आपका प्रश्न है, इसे रहने दीजिए, ठीक है। तो यही आपके सारे आज प्रैक्टिस सेट 4 के प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बेहतर किया होगा। अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।